हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 को, जिसमें हम पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। हम इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। हमारे यूनिट 2 से ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहला हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम यूवी, आईआर और एनएमआर को इन डिटेल देखने वाले हैं। सेकेंड है हमारा लैम्बर्ट्स बियर्ड्स लॉ। इससे हमारा न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है और कभी कभी इसकी स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है, तो हम इसको भी इन डिटेल देखने वाले हैं। थर्ड है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। फोर्थ है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल्स। फिफ्थ है हमारा कायरल। अब हम इन टॉपिक्स को इन डिटेल देखेंगे, तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक मैटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्ट्राइक करवाते हैं और उस स्ट्राइक से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो मैटर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसमें बॉन्ड जो है वो कैसे प्रेजेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और मैटर के इंटरेक्शन की, कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। जैसे कि अब हमारा डायग्राम है। सबसे बड़ा हमारा लाइट का सोर्स क्या है? सन। सन से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल रही है और हम उसे क्या करेंगे? उसे किसी मैटर के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे। उसी की स्टडी को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने तरीके का होता है? जिस चीज पे हम स्ट्राइक करा रहे हैं वो क्या है? मैटर। मैटर हमारा कितने तरीके का हो सकता है? दो, या तो वो एटम होगा या फिर वो मॉलिक्यूल होगा। अगर जो हमारा मैटर है वो एटम होगा तो उसे क्या कहेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर हमारा मैटर जो है वो मॉलिक्यूल होगा तो क्या कहेंगे? उसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? जब हमारे एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है हमारे एटम के अंदर। या तो वो एटम जब उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी तो या तो वो उसे एमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाएगा। और अगर वो उसे इमिट करेगा, इमिट करने से क्या होगा? वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। On the basis of interaction of electromagnetic radiation with matter, spectroscopy is divided into two parts. सबसे पहला है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? It deals with the interaction of electromagnetic radiation with matter. In this type, radiation causes electronic transition in atom. The spectra obtained are due to absorption or emission by atom. इसमें हमारा क्या है? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे एटम के ऊपर आकर स्ट्राइक करेगी। जब वो स्ट्राइक करेगी तो या तो उस लाइट को हमारा एटम एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर इमिट कर लेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। या तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगी या फिर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में। तो इसी का एक स्पेक्ट्रा बन जाता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, जो कि हमें बता देता है कि हाँ, हमारे किस एटम ने एब्जॉर्ब करी लाइट को, किसने इमिट किया। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब अगर हमारा एटम एब्जॉर्ब करेगा उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हमारा इमिट कर देगा एटम तो उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब एब्जॉर्ब करता है तो हमारा क्या होता है? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है, क्योंकि उसने लाइट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। जब एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो वो अपना लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो लाइट को इमिट कर देता है हमारा एटम तो क्या करेगा? उसके पास एनर्जी की कमी हो जाएगी, तो वो हायर एनर्जी में नहीं रह पाएगा, तो वो हायर एनर्जी से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आके स्ट्राइक करता है तो उसकी स्टडी को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो वो हमें किसके बारे में बताती है? उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कि जो हमारा
मॉलिक्यूल है उसका क्या स्ट्रक्चर है या फिर उसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मॉलिक्यूल। द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल। जो स्पेक्ट्रा बनता है, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें एट द एंड मिलता है, तो वो किस चीज के बारे में बताता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा है या फिर हमारे मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें कैसी बॉन्डिंग है। अब इसके हमारे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब इंफ्रारेड, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जब हमारा ये स्ट्राइक करता है और हमारा एक स्पेक्ट्रम बनता है, तो कोई तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा जो कि इस स्पेक्ट्रम को जनरेट कर रहा है। तो कौन सा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है? स्पेक्ट्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू जनरेट स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक स्पेक्ट्रम को जनरेट कर देता है। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वेवलेंथ की और इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी किस चीज की? या तो एब्जॉर्प्शन की या फिर इमिशन की। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन या इमिशन। क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक तो वेवलेंथ की, वेवलेंथ किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो लाइट जो कि हमारे मैटर पर आकर स्ट्राइक करेगी, और इंटेंसिटी की कि जो हमारे मॉलिक्यूल उस पर मैटर पर आकर स्ट्राइक की है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसने कितना एब्जॉर्ब किया या कितना इमिट किया। तो इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं अपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझ आता है? अगर हमारे मैटर जो है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसे क्या कहेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। द ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन विद मैटर। जो वो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो कौन सी है? अल्ट्रावायलेट रीजन से ली हुई है। अगर वो अल्ट्रावायलेट रीजन से ली हुई है तो उसे क्या कहेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। When a molecule absorb electromagnetic radiation in UV visible region, it is called UV visible spectroscopy। अगर एक मॉलिक्यूल ने हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है और वो कहाँ, किस रीजन से है? वो यूवी विजिबल रीजन से है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? जब हमारे किसी मैटर के ऊपर यूवी विजिबल लाइट आके स्ट्राइक करती है तो हमारे मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है। ये इसी प्रिंसिपल पर हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करता है। व्हेन यूवी और विजिबल रेडिएशन पासेस थ्रू अ सब्सटेंस, अगर हम किसी सब्सटेंस से उसे पास करते हैं या किसी मैटर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब एनर्जी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जो कि उसके ऊपर स्ट्राइक की गई है, एंड जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और जब वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनके पास क्या हो जाएगी? एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमारा कौन सा रीजन होता है जहां पे हमें यूवी विजिबल लाइट मिलती है? तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 150 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर होती है। अब ये भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पूरे को हम क्या कहेंगे? यूवी रीजन। लेकिन अगर 150 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की बात करें तो उसे हम कहते हैं यूवी रीजन। 400 से 800 क्या होता है? विजिबल रीजन, जो लाइट हमें दिखती है, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। ठीक है। अब यूवी रीजन ये भी फर्दर डिवाइड हो जाता है, फार यूवी और नियर यूवी। अगर 150 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर की बात करें तो वो होगा हमारा फार यूवी, और अगर हम बात करें 200 से 400 तो वो क्या होगा? हमारा नियर यूवी। फिर हमारा 400 से 800 क्या हो जाएगा? विजिबल रीजन, जिसे हम यूवी विजिबल रीजन बोलेंगे। और सिंपल यूवी रीजन कौन सा है? 150 से 400 नैनोमीटर। ये इसकी वेवलेंथ है कि इस रीजन से अगर हमारी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ लाई करेगी तो हमें क्या मिलेगा? यूवी लाइट मिलेगी।
अब हम जानते हैं एक रिलेशन एनर्जी का, हमारा एक रिलेशन होता है E इज टू एच न्यू होता है। न्यू के हमें पता है वैल्यू क्या होती है, C बाय लैम्डा। तो E इज टू एच सी बाय लैम्डा। हमें पता है H भी कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है। तो एनर्जी का हमारा क्या रिलेशन हो गया, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली रिलेशन हो गया। तो हमारा क्या होगा, अगर हम एनर्जी को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर हम वेवलेंथ को कम करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर हाई एनर्जी होगी तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, ठीक है, वेवलेंथ कम हो जाएगी। और अगर हम देखें हमारी वेवलेंथ किस में कम है, वेवलेंथ हमारी इस रीजन में कम है। अगर हमारी वेवलेंथ कम होगी और एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कहाँ मिलेगा, वो यूवी रीजन होगा, ठीक है। अगर हमारी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हुई तो हमारी वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा हमें कहाँ पे मिलती है, विजिबल रीजन जो होता है वहां पे, तो वो होगी हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरीके से होती है, जब हमारा किसी मैटर के ऊपर यूवी लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। हमारा जो मैटर होता है वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर एनर्जी से वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, हायर एनर्जी में हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी विजिबल इट रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट को तो वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। अब हमें पता है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसी तरीके से हमारी चार टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हमें पता है कौन कौन से बॉन्ड है, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है सिग्मा के भी दो होंगे, एक बॉन्डिंग एक नॉन बॉन्डिंग। ऐसे ही पाई के बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग होंगे। हमें पता है नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग। तो हमारे पास 5 होंगे, एक होगा हमारा सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो जो हमारी ट्रांजिशन होगी वो 4 तरीके से होगी, या तो हमें सिग्मा से सिग्मा स्टार जाना होगा, पाई से पाई स्टार जाना होगा, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार तक जाना होगा, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से सिग्मा स्टार तक जाना होगा, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहला है हमारा, जब हम सिग्मा से सिग्मा स्टार जाएंगे इसकी जो एनर्जी है सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रांजिशन जो है वो यहां से बिल्कुल ऊपर तक होगा, तो एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा होगी। इसमें क्या है हमारा, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जो है क्या करेगा, हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ जाएगा, वो जंप करेगा सिग्मा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अगर हमारी ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड जंप इनटू द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ जंप कर जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो इस ट्रांजिशन को क्या कहेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बोलेंगे। इसमें हमारे क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं, कार्बन कार्बन का, कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सेकेंड है हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ चला जाता है, वो जंप कर जाता है हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in a pi bonding orbital absorb UV visible energy, it promotes to the pi anti bonding orbital। pi से pi स्टार ट्रांजिशन हमारा कब होगा, जब हमारा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यूवी विजिबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस एनर्जी पे चला जाएगा, वो हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। इसमें हमारा क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग पाई बॉन्ड, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन। अब ये हमारा कौन कौन से मॉलिक्यूल में होता है, या तो उन मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, एल्कीन होनी चाहिए, एल्काइन होना चाहिए, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
ठीक है, मतलब कॉन्जुगेट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमारा क्या है, हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें हमारा क्या होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। या फिर हमारा ये टॉलिन दिया हुआ है, इसके पास क्या, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेगा। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जंप करेगा, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब जब हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब करेगा यूवी लाइट को, तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो जंप करेगा हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अकर्स व्हेन अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन, जिसके पास लोन पेयर हो, एब्जॉर्ब यूवी लाइट, वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड इज प्रमोटेड टू द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसमें क्या है, हमारा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा यूवी लाइट को और प्रमोट करेगा अपने आप को, मतलब जंप कर जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इस ट्रांजिशन को शो करते हैं, कंपाउंड शोइंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आर एल्कोहल, अमाइन, ईथर। मतलब अगर इनके पास ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या है, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कर सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, जो कि हमारा लास्ट है, वो क्या है हमारा, अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से हमारा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। इसमें क्या है, अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब करेगा यूवी लाइट को, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, वो हमारा जंप कर जाएगा पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो हमारी कौन सी ट्रांजिशन होगी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। अगर तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू पाई स्टार ट्रांजिशन अकर्स व्हेन अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब यूवी विजिबल रेडिएशन एंड इज प्रमोटेड टू अ पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये कब होगा, जब हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब करेगा यूवी लाइट को, जब उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो कहाँ चला जाएगा, वो जंप कर जाएगा हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ये अब हमारा कहाँ पर मिलता है, मतलब कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इस ट्रांजिशन को शो करते हैं। इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन कार्बोनिल कंपाउंड, जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये जनरली देखा जाता है, ये वाला ट्रांजिशन। अब हम देखते हैं हमारा पूरी एक कि हमने कौन कौन से ट्रांजिशन देखे। एनर्जी हमारी पता है, ये हमारा लेवल 1 लेवल 2 इस तरीके से हमारी एनर्जी फ्रॉम नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। सबसे पहला हमारा ट्रांजिशन हमने देखा था सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फिर सेकंड हमने देखा था पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, थर्ड था हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फोर्थ था हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर हम एनर्जी ऑर्डर की बात करें कि इसमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ऑर्डर कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसमें जो है इसने बहुत सारे एनर्जी लेवल को छोड़ा है, 1 2 3 को छोड़कर भी चौथे के पास गया है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी लिखी हुई है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार की। फिर नेक्स्ट है हमारी ये वाली हमारी थर्ड वाली, जो हमारी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिग्मा स्टार में गए हैं। सेकंड हमारी इसकी एनर्जी होगी। थर्ड है हमारी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो हुई थी। सबसे कम हमारी एनर्जी होगी जब हमारी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे सिग्मा स्टार में गए थे। तो ये हमारे एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, या आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। अब भाई हमने पढ़ा था क्या था, हमारा एनर्जी जो है वो इन्वर्सली रिलेशन रखती है वेवलेंथ के साथ। तो अगर आपको वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो हमारी यूवी विजिबल लाइट है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। सबसे पहले किसी कंपाउंड को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये देखना है कि हमारे कंपाउंड में क्या क्या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, वो कितना प्योर है या कितना इम्प्योर है, तो हम इसका यूज करेंगे।
अगर हमें देखना है हमारे कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, हम इसका यूज करते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा क्या क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। डिटेक्ट एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। यूजफुल टू डिटेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हम इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी पता लगा सकते हैं। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं कि इसको इन डिटेल देखेंगे कि ये हमारा क्या होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हम इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ जाती हैं बहुत बार। 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ये सब आ जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं ये हमारा क्या क्या होता है। क्रोमोफोर क्या होता है, जब हमारा यूवी लाइट जो है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो जो हमारा कंपाउंड है वो कुछ कलर शो करेगा। वो कलर किसकी वजह से शो करेगा, वो क्रोमोफोर की वजह से कलर शो करेगा। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब यूवी विजिबल लाइट, ये एक हमारे मॉलिक्यूल का पार्ट होता है जो कि क्या करता है, यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, जो हमारा ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारी लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, वो किसकी वजह से एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो पार्ट है ना इसकी वजह से उसने एब्जॉर्ब किया। और कलर ऑफ द कंपाउंड, और जो हमारा कंपाउंड है उसने कलर को शो किया। तो ऐसा जो पार्ट है मॉलिक्यूल का उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोफोर कहेंगे। अब हमारे एग्जाम्पल क्या क्या है क्रोमोफोर के। कार्बन डबल बॉन्ड, अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या फिर हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा, हमारी बेंजीन रिंग होगी, या हमारा नाइट्रो ग्रुप होगा, तो वो क्या करेंगे, सब क्रोमोफोर्स ही होंगे। ये क्या करेंगे, हमारे यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमें जो है अपने कंपाउंड में कलर दिखेगा। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सोक्रोम। ये भी हमारा बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में कि डिफाइन ऑक्सोक्रोम, गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सोक्रोम। तो आपको ये भी अच्छे से कर लेना है। ये हमारा क्या होता है ऑक्सोक्रोम, ये हमारा खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे क्रोमोफोर के साथ अटैच कर लेते हैं और ये जो हमारी कलर की इंटेंसिटी है ये उसको बढ़ाता है। क्या लिखा हुआ है, एंड ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप ऑफ एटम दैट डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी विजिबल लाइट बाय इटसेल्फ, ये खुद यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, बट व्हेन अटैच टू अ क्रोमोफोर, हम क्या करते हैं, इसको क्रोमोफोर के साथ अटैच करते हैं। तो ये क्या करता है, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एंड ऑफन शिफ्ट एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ, ये जो हमारी एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देगा और फिर उससे क्या होगा, हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके हमारे एग्जाम्पल क्या क्या है ऑक्सोक्रोम के। सबसे पहला है हमारा हाइड्रोक्सिल, अगर हमारे कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, हमारा ऑक्सोक्रोम का काम करेगा। अमीनो ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, या फिर हमारा एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम ऑन यूवी स्पेक्ट्रम। अब जो हमारे एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, मतलब जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो उसका ये ऑक्सोक्रोम जो होता है इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसे हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। अगर हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं या फिर रेड शिफ्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी किसकी वजह से हो सकता है, अगर हम रेजोनेंस बढ़ा दें, स्टेबिलिटी बढ़ा दें अपने कंपाउंड की, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने के लिए मिलेगी। इट में ड्यू टू इंक्रीज इन रेजोनेंस और स्टेबिलिटी, अगर हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रेजोनेंस बढ़ जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलेगी। और हमारा जो कंपाउंड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उसमें एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे कि बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर हम फिनोल लगा देंगे तो इसकी वेवलेंथ कम होगी बेंजीन की एज कम्पेयर टू फिनोल। फिनोल की जो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और इसकी वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इफेक्ट क्या है ऑक्सोक्रोम का, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, ब्लू शिफ्ट।
ये हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट का अपोजिट है। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो तो मैक्सिमम होगा, लेकिन जो हमारी वेवलेंथ है वो क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हमारा किसकी वजह से होगा, पहले हमारा रेजोनेंस इंक्रीज करने की वजह से या स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की वजह से हो रहा था, जो हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा था, ये किसकी वजह से होगा, अगर हम कॉन्जुगेट जो है, जो हमारे कॉन्जुगेट प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में, उसको डिक्रीज कर दे या रेजोनेंस को कम कर दे। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन कॉन्जुगेट और रेजोनेंस। रेजोनेंस या कॉन्जुगेट को डिक्रीज करने से हमें क्या मिलेगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर हमारा NH2 ग्रुप होता है, अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में ट्रीट करा देते हैं H+ के साथ, तो हमारा क्या होगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। इसमें कोई भी क्या कहते हैं, इसकी स्टेबिलिटी भी कम है, इसमें रेजोनेंस भी कम होगा, तो ये क्या होगा, ये हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो हमारा मैटर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। द hyperchromic effect means an increase in the intensity of absorption in a UV visible spectrum। UV visible spectrum में क्या करेगा, ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ये हमारा तीसरा इफेक्ट था, अगर हमारा ऑक्सोक्रोम हमारा यूवी स्पेक्ट्रम में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोक्रोम, ये हमारा लास्ट है। इसमें क्या है हमारा, द हाइपोक्रोम शिफ्ट मीन्स एंड डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। ये जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या है हमारा, अगर हमारी इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। अब हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है जिसमें हमने इन चारों इफेक्ट को अच्छे से दिखाया हुआ है। ये हमारा वेवलेंथ की वैल्यू है और ये हमारा इंटेंसिटी के एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कितनी है। इसमें क्या है, अगर हमारा लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें क्या मिल रहा है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिल रही है, मतलब कि हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है। और इसका अपोजिट क्या था, हमने देखा था हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या था, वेवलेंथ कम हो रही थी। ये हमारी यहाँ से वेवलेंथ कम हो रही है और इधर से वेवलेंथ बढ़ रही है, तो इधर हमारी बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी और हमारी इधर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी। ये हम अगर सेंटर माने तो इससे अगर हम ऊपर जाएं तो हमें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट मिलेगी, मतलब जो हमारी इंटेंसिटी है एब्जॉर्प्शन की वो बढ़ेगी। और अगर हम इससे नीचे जाएं तो हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी कम होगी, तो इसे क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और इसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमें न्यूमेरिकल बहुत बार देखने के लिए मिल जाता है, या फिर हमें 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, डिफाइंड लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ। तो ये क्या कहता है, इसने हमें ये बोला था कि अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, अगर हम उसको एक सॉल्यूशन से पास करते हैं तो जो वो लाइट एब्जॉर्ब करेगी ना, वो जो लाइट आ रही है उसे वो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसी कंसंट्रेशन के, कि जो वो हमारा सॉल्यूशन है उसी कंसंट्रेशन क्या है और उसकी लेंथ के, कि उसकी लेंथ कितनी है, वो जो पाथ लेंथ है वो कितनी है, उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ये हमें लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ कहता है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन, अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम पास करेंगे किसी सॉल्यूशन से, द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारे कंसंट्रेशन के ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीशी। जो हमारी एब्जॉर्बिंग स्पीशी है, इसमें हमारा क्या है, हमने क्या लिया, सॉल्यूशन। जो हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। एंड द लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, और वो जो पाथ है, जो पाथ लाइट जो है वो हमारी ट्रेवल करके आ रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उस लेंथ की, और एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कंसंट्रेशन के, जो हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसके, और जो हमारी लाइट ट्रेवल करके आ रही है वो जो उसका पाथ है, उसकी पाथ लेंथ है हमारी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो हमारा क्या है,
अगर हम इनको कंबाइन कर दे तो ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा सी इंटू लैम्डा के। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं हमें पता है कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट हम एब्जॉर्बिटी लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू ECL। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है जिससे हमें हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसमें A का मतलब क्या है, A का मतलब है एब्जॉर्बेंस, तो कि जो हमारे सॉल्यूशन पे जो लाइट स्ट्राइक कर रही है वो कितनी एब्जॉर्ब की गई है उस सॉल्यूशन के द्वारा। फिर हमारा E का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बिविटी। C है हमारा कंसंट्रेशन, के जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, L है हमारा पाथ लेंथ, के जो हमारी लाइट ट्रेवल करके आ रही है उसकी पाथ लेंथ कितनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपने PYQs देखते हैं हमारे इस पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये हमारे AKT 2022-23 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, व्हाट आर क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, गिव एग्जाम्पल। अभी हमने पीछे देखा था क्रोमोफोर क्या थे, क्रोमोफोर वो थे जो कि हमारा कंपाउंड जिसकी वजह से कलर को शो कर रहा था, हमारे मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो कि हमारा यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, और यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कंपाउंड कलर दिखा रहा था। फिर हमने देखा था ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या थे, ये खुद तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन हम जब इन्हें ऑक्सोक्रोम के साथ अटैच कर रहे थे, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर मिलके क्या कर रहे थे, हमारे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे। हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे, तो हमने ये कवर कर लिया था, आप पीछे से देख सकते हैं और इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AKT 2021, 22 और 22-23 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा 2 साल लगातार आया था। ये क्या है, व्हाट आर क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर को आपको डिफाइन करना है, आप इसके एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। आपने अभी देखा था क्या थे क्रोमोफोर, कि जो कि हमारे वो कंपाउंड का वो पार्ट जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड कलर को शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, स्टेट लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ। लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ भी हमने अभी देखा था कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन के और पाथ लेंथ के। आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा AKT 2022-23 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल है। ये क्या है, अ सॉल्यूशन शो अ ट्रांसमिटेंस ऑफ 20% व्हेन कीप्ड इन अ सेल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इफ द मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिविटी कोएफिशिएंट इज 1/200 dm³ मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन हमारे AKT 2023-24 में आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, उसकी ट्रांसमिटेंस दी हुई है 20%, फिर क्या दिया हुआ है, फिर हमें उसकी लेंथ दी हुई है, थिकनेस के 2.5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी कंसंट्रेशन, और हमें एब्जॉर्बिविटी की भी वैल्यू दी हुई है 1/200, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब हमें ये तो पता चल गया, ये गिवन अगर हम लिखेंगे तो हमें ये पता चल गया कि इसमें लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ लगने वाला है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल को हमें कैसे स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, कि हमें क्या क्या गिवन है। इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस गिवन है, वो कितना है हमारा 20%। फिर हमें पाथ लेंथ की हुई है, पाथ लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या दी हुई है, मोलर एब्जॉर्बिविटी, जो कि कितनी है 1/200। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें T दिया हुआ है इसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में दिया हुआ है नहीं, हम इसे नॉर्मल कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 से तो 0 चली जाएगी, 1/5, तो अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.2 आ जाएगा। तो हमारी ट्रांसमिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2। अब हमें ऐसा रिलेशन देखना है कि जो हमारा ये जो हमें एब्जॉर्बिविटी दी हुई है ना, हमें ये पता चल जाए, क्योंकि हमें लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ में इसकी नीड होगी, हमें ट्रांसमिटेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, A = -log T। हमें A की वैल्यू निकालनी है, log T की हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, A = -log 0.2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर रहता है तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। तो हमारी A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.699। तो अब हमारे पास A की भी वैल्यू है, हमने देखा था हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, E की वैल्यू हमारे पास है और L की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, C को एक साइड रखेंगे और सबको दूसरी साइड भेज देंगे। तो C = AE/L। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन सब की वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 0.699। फिर हमें क्या है,
जल्दी बता दे कितने पे कट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो कंसंट्रेशन को हम एक साइड कर देंगे और सबको दूसरी साइड ले आएंगे। तो अगर हम C को इधर ही रहने दें तो A/EL हो जाएगा। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, हम रख देंगे और हम आंसर को फाइंड आउट कर देंगे। A की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी 0.699। E की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 12000 और हमें L की वैल्यू गिवन थी 2.5 जो कि पाथ लेंथ थी। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या आएगा 30 और 000। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 2.33 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा लैम्बर्ट्स-बेयर्स लॉ से न्यूमेरिकल आया हुआ था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप का हमारा न्यूमेरिकल रिपीट होता है। आप अगर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूवी शिफ्ट। यूवी शिफ्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। अभी मैंने आपको पीछे ही समझाया था इन डिटेल कि कैसे करना है, तो आप उसको इन डिटेल अच्छे से लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन AKQ 2023-24 में आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या है, जो हमारा मैटर है अगर उसके ऊपर इंफ्रारेड लाइट आके स्ट्राइक करती है और उसके इंटरेक्शन की हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। द ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन विद मैटर। अगर हमारे मैटर के ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन आके स्ट्राइक कर रही है और उसके इंटरेक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। अभी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स which causes vibration of chemical bonds present in the molecule। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जब हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन आके स्ट्राइक करी तो उसमें एब्जॉर्प्शन जो हुआ उसकी वजह से हमारा वाइब्रेशन होने लगा। जो हमारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। उस वाइब्रेशन की हम स्टडी करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो कोई स्पेक्ट्रम होता होगा, कोई वेवलेंथ होती होगी कि हाँ इससे लेके इसके बीच में हमारी इस इंफ्रारेड लाइट हमें मिलेगी। द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैव वेव नंबर फ्रॉम 1 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 100 सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें वेवलेंथ की बात नहीं हुई है, इसमें है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ का अगर हम 1/λ कर दे तो हमें वेव नंबर मिल जाएगा। मतलब वेवलेंथ और वेव नंबर जो है इन्वर्सली रिलेशन रखते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हमारा 1 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 100 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर होगा तो वो हमारा कहाँ लाई करेगा, वो हमें IR स्पेक्ट्रम में लाई करेगा। अब इसके हमारे फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, नियर IR रीजन, मिडिल IR रीजन और फार IR रीजन। अगर 1 to 500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की हम बात करें तो वो क्या होगा, नियर IR रीजन होगा। मिडिल IR रीजन की बात करें तो 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स हमारा मिडिल IR रीजन होगा। अगर 667 से लेके 100 सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, फार IR रीजन होगा। अब ये जो हमारा मिडिल IR रीजन है ये हमारा फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। इसमें क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अगर हमारा वेव नंबर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 1400 सेंटीमीटर इनवर्स है तो हमारा क्या होगा, वो फंक्शनल ग्रुप रीजन होगा। नेक्स्ट है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। अगर हमारा 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स हमारा वेव नंबर है तो वो हमारा कहाँ लाई करेगा, फिंगरप्रिंट रीजन में लाई करेगा। अब फंक्शनल ग्रुप रीजन हमें समझ आ रहा है कि ये हमें क्या बताएगा, ये हमें हमारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट सबके यूनिक होते हैं तो ये भी यूनिक होगा। हर कंपाउंड का, इंडिविजुअल कंपाउंड का ये यूनिक होगा। कोई भी 2 कंपाउंड सेम सिग्नल इस पर नहीं दे सकते। देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन। इट इज यूजफुल टू डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये हमारा हेल्प करता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन का
इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी वेव नंबर हमने क्या देखा था, 4000 से लेके 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ये हमें मिलता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। नेक्स्ट है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, इट इज यूनिक फॉर इंडिविजुअल कंपाउंड। ये हर कंपाउंड के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। द कंपाउंड नेवर गिव द सेम सिग्नल इन दिस रीजन। कोई भी दो कंपाउंड्स या तीन कंपाउंड्स कभी भी सेम सिग्नल नहीं देंगे इस रीजन में, क्योंकि फिंगरप्रिंट हमें पता है सबका सेम होता है, तो ऐसे ही इनका भी सेम होगा, हर कंपाउंड का अलग होगा, यूनिक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी हमने देखा था कि जब हमारी इंफ्रारेड लाइट जो है हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर आके स्ट्राइक करती है तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है, क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे मॉलिक्यूल में क्या होना स्टार्ट होता है, वाइब्रेशन होनी स्टार्ट होती है। तो हमारी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दो तरीके की होती है, या तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कि हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल बेंडिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, और स्ट्रेचिंग में क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब हमारी ये भी दो तरीके की होती है फर्दर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, या तो वो सिमेट्रिक होगी या फिर एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमें समझ आ रहा है सेम, कि हमारी वेवलेंथ इधर की साइड भी और इधर की साइड भी दोनों साइड सेम बढ़ रही होगी। एसिमेट्रिक अगर इधर कम होगी इधर ज्यादा होगी, या इधर से हमारी ज्यादा या कम होगी, वो हमारी क्या होगी, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। फिर हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन हमारा फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, इन प्लेन बेंडिंग और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। अगर हमारी बेंडिंग जो हो रही है वो प्लेन के अंदर हो रही है तो हम क्या कहेंगे उसे, इन प्लेन बेंडिंग। और जो हमारी बेंडिंग है वो हमारी प्लेन के बाहर हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग। फिर हमारा जो ये इन प्लेन बेंडिंग था ये हमारा फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, सीजरिंग वाइब्रेशन और रॉकिंग वाइब्रेशन। ठीक है, फिर हमारा आउट ऑफ द प्लेन जो बेंडिंग है ये भी हमारा फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा ट्विस्टिंग वाइब्रेशन और वैगिंग वाइब्रेशन। ठीक है, अब हम इन डिटेल देखते हैं इनको, ये क्या क्या होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, वर्ड से ही हमारा ये जो वर्ड है इससे ही समझ आ रहा है ये क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स है वो क्या होंगे, स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे जो मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, या तो वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, हमें ये नहीं पता कि क्या होगी, लेकिन उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है हमारे बॉन्ड लेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Stretching vibration is a type of molecular vibration in which the bond length between two atoms increase or decrease along the bond axis when infrared light is absorbed. जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे मॉलिक्यूल में क्या होगी, वाइब्रेशन होनी स्टार्ट होगी। वाइब्रेशन की वजह से या तो हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, अब क्या होता है हमारा, इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बॉन्ड लेंथ चेंजेस बट बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। बॉन्ड एंगल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जैसे पहले था वो बाद में भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, या तो वो कम होगी या फिर वो ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं इसके फर्दर टाइप्स की। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है इसके फर्दर कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या है कि जो हमारे दोनों साइड है या तो वो कंप्रेस होंगे या फिर वो स्ट्रेच होंगे, या तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी दोनों की या फिर दोनों की कम होगी। दोज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच बोथ द बॉन्ड ईदर स्ट्रेचेस और कंप्रेस, या तो हमारे दोनों जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच होंगे या फिर वो कंप्रेस होंगे। अब हमारे एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखते हैं हम क्या, इसमें हमारा क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, या तो वो स्ट्रेच हो रहा है मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ रही है, या फिर वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो रही है। तो हमारा मतलब हर चीज सिमेट्री है इन दोनों में, या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी। ऐसा नहीं है एक तरफ से बढ़ रही है एक तरफ से कम हो रही है। तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगा। इसी का ही अपोजिट है हमारा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसमें क्या होगा, ये वो स्ट्रेचिंग है, यहाँ तो हमारा एक बॉन्ड स्ट्रेच होगा और दूसरा बॉन्ड कंप्रेस होगा। एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, दूसरे बॉन्ड की जो है बॉन्ड लेंथ वो क्या होगी, कम होगी। Those stretching vibration in which one bond is stretched and another bond is compressed. एक बॉन्ड स्ट्रेच होगा दूसरा बॉन्ड कंप्रेस होगा। जैसे कि हमारा मॉलिक्यूल है, इधर की साइड से क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, और इधर से क्या हो रहा है, वो कंप्रेस होता चला जा रहा है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारा क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में हमने क्या देखा
कि हमारा बॉन्ड एंगल चेंज होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम रहेगी। ठीक है। बेंडिंग वाइब्रेशन इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन विच द बॉन्ड एंगल चेंजेस। क्या हो रहा है, हमारा बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, वाइल द बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम, बॉन्ड लेंथ हमारी सेम रहेगी। व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, जब हमारा मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस बार हमारे बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट पड़ने वाला है, बॉन्ड लेंथ हमारी सेम रहने वाली है। अब हमारे इसके जो फर्दर टाइप्स होते हैं, हमारे बेंडिंग वाइब्रेशन के दो होते हैं, ये तो इन प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। इन प्लेन मतलब कि जो हमारे ये जो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है ये हमारे प्लेन के अंदर ही अंदर चेंज होगा। सीजरिंग इसके फर्दर टाइप है, और रॉकिंग। सीजरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि सीजर या तो हम उसे खोलते हैं या फिर वो बंद होती है। जब हम उसे जैसे खोलते हैं तो उसके दोनों जो साइड है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे, और फिर हम उसे जब बंद करेंगे तो दोनों साइड अंदर की तरफ आ जाएंगे, उसे हम सीजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन बोलेंगे। इन प्लेन बेंडिंग, सबसे पहले एटम आर मूव इन सेम प्लेन। एटम जो है वो हमारा किस प्लेन में मूव करेगा, जिस प्लेन में वो पहले था उसी प्लेन में अब भी वो मूव करने वाला है। सीजरिंग क्या है, दोज बेंडिंग इन विच बोथ द बॉन्ड्स ईदर अप्रोच ईच अदर और अपार्ट ईच अदर। ये तो दोनों जो बॉन्ड है एक दूसरे की तरफ आएंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, या फिर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जैसे कि हमारे ये दो बॉन्ड है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, या तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, या फिर क्या करेंगे, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रॉकिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन क्या है, या तो हमारे जो दोनों बॉन्ड हैं ये प्लेन में तो रहेंगे, लेकिन या तो दोनों लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे या दोनों राइट शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है, दोनों एक ही साथ मूव करेंगे अपना। दोज बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच बोथ द बॉन्ड ईदर मूव लेफ्ट और राइट विद इन सेम प्लेन, मतलब कि प्लेन तो इनका सेम रहने वाला है, लेकिन जब इसमें वाइब्रेशन होगी तो या तो दोनों बॉन्ड हमारा लेफ्ट साइड मूव हो जाएंगे या फिर राइट साइड मूव हो जाएंगे। सेकेंड है हमारा आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, मतलब कि हमारे अब जो वो होगी ना, हमारे एटम जब हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा इंफ्रारेड लाइट को, तो जो उसमें वाइब्रेशन होगी उसकी वजह से वो प्लेन से बाहर चला जाएगा। एटम मूव्स आउट ऑफ द प्लेन, हमारा जो एटम है वो प्लेन के बाहर चला जाएगा। अब इसके फर्दर हमारे दो टाइप होंगे, ट्विस्टिंग और वैगिंग। सबसे पहले हम देखेंगे ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में क्या है, एक जो बॉन्ड है वो हमारा प्लेन के ऊपर जाएगा अबव द प्लेन, और दूसरा जाएगा बिलो द प्लेन, मतलब दोनों जो बॉन्ड है एक प्लेन से बाहर रहेगा और एक प्लेन के अंदर रहेगा। दोज बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच वन बॉन्ड मूव अबव द प्लेन एंड अदर बॉन्ड मूव बिलो द प्लेन। एक बॉन्ड जो है हमारे जो प्लेन है उससे अबव चला जाएगा और एक बिलो चला जाएगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में हमारा क्या है, अगर ये हमारा मॉलिक्यूल है, एक हमारा बॉन्ड, अगर प्लस का मतलब है हमारा अबव द प्लेन और माइनस का मतलब है बिलो द प्लेन, अगर एक हमारा बॉन्ड जो है वो अबव द प्लेन चला गया तो दूसरा कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन जाने वाला है। सेकेंड हम देखते हैं वैगिंग वाइब्रेशन। वैगिंग वाइब्रेशन में क्या है, या तो हमारे दोनों बॉन्ड अबव द प्लेन जाएंगे या दोनों बॉन्ड बिलो द प्लेन जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं होगा ट्विस्टिंग वाइब्रेशन की तरह एक बॉन्ड तो हमारा अबव द प्लेन जा रहा है, दूसरा बॉन्ड हमारा बिलो द प्लेन जा रहा है। दोज बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच बोथ द बॉन्ड ईदर मूव अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, या तो हमारे दोनों जो बॉन्ड है अबव द प्लेन चले जाएंगे या बिलो द प्लेन। इसमें सबसे पहले क्या है, हमने देखा था प्लस का मतलब क्या था, अबव द प्लेन, दोनों हमारे बॉन्ड कहाँ जा रहे हैं, प्लेन के ऊपर जा रहे हैं। या फिर दूसरे में क्या है, हमारा दोनों जो बॉन्ड है वो कहाँ जा रहे हैं, प्लेन से नीचे जा रहे हैं। इन दोनों में मतलब प्लेन तो सेम नहीं है, लेकिन एक में एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, एक में एक बॉन्ड नीचे जा रहा है। वैगिंग में या तो हमारे दोनों बॉन्ड ऊपर जाएंगे, दोनों बॉन्ड नीचे जाएंगे हमारे प्लेन के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसके एप्लीकेशन, कि हम इसका कहाँ यूज करते हैं अपना इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, हम सबसे पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम किसी मॉलिक्यूल को स्ट्राइक कराएंगे, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे हमारी IR इंफ्रारेड लाइट को, तो हमारा क्या होगा, हर मॉलिक्यूल जो है अलग इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा उसमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग
लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ईच फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब IR रेडिएशन एट अ स्पेसिफिक वेव नंबर। हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ की बात ही नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, वेव नंबर की। ये हमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कि जो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो जो इंफ्रारेड लाइट का एब्जॉर्ब करेगा वो एक स्पेसिफिक वेव नंबर की लाइट होगी जिसको वो एब्जॉर्ब करने वाला है। फिर सेकंड हमारा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। हमने देखा था एक फिंगरप्रिंट रीजन था जो कि हमारा मिडिल इंफ्रारेड में लाई कर रहा था। द फिंगरप्रिंट रीजन इज यूनिक फॉर ईच कंपाउंड। हमने देखा था जो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है, हर कंपाउंड के लिए अपना इंडिविजुअल अलग रहता है। तो इट इज यूज टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपाउंड अपना अलग एक इंडिविजुअल दिखाएगा कि हाँ ये चीज है, लेकिन कोई भी दो कंपाउंड सेम नहीं दिखाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे अपने कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड है हमारा डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर हमें किसी अपने कंपाउंड में इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करना है उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जब हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं ना IR इंफ्रारेड लाइट को, तो क्या करता है, कुछ हमारा जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पीक आ जाती हैं। वो एक्स्ट्रा पीक किस चीज को इंडिकेट करती हैं, कि हमारा जो कंपाउंड है ना, जो हमें मॉलिक्यूल मिला हुआ है उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा पीक इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। जो हमारी एक्स्ट्रा पीक है वो किस चीज को इंडिकेट कर रही है, हमारे इम्प्योरिटीज को इंडिकेट कर रही है। फोर्थ है हमारा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। फार्मा मतलब मेडिसिन, हमें समझ आ रहा है जो कि हम अपने मेडिसिन में भी इसका यूज करते हैं। यूज टू चेक प्योरिटी ऑफ ड्रग्स। अभी हमने देखा था कि हम कंपाउंड की प्योरिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे, लेकिन हम हमारी जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनकी भी प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं कि वो कितने प्योर हैं। ऑल्सो यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल है, कैसा है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस के हमारे कौन कौन से PYQs आए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा AKQ 2022-23। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले तो हमें बेसिक प्रिंसिपल पूछा है, तो आप बता देंगे कि हमारा जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आके स्ट्राइक करती है तो हमारे मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उस एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करता है। सेकंड क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि जो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हमने देखा था फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, हमारा हर कंपाउंड का यूनिक होता है, तो ये हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बता देता है। हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ड्रग्स के बारे में पता लगा सकते हैं, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप इसको भी बता देंगे अच्छे से। तो हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया है। हमारा क्वेश्चन है AKQ 2023-24 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और सेकंड है हमारा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। हमें एप्लीकेशन बताने की IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये हमने अभी देखी थी कि हमें अगर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना हो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हमारे कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। हमारा जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो हमें बता देता है कि हमारा कौन सा कंपाउंड है, या फिर हमें इम्प्योरिटीज देखनी हो अपने कंपाउंड में, या अगर हमें अपने ड्रग की इम्प्योरिटी को चेक करना हो तो हम फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी इसमें भी इसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। सेकंड है हमारा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अभी हमने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को भी इन डिटेल देखा था, आप सारे टाइप्स को अच्छे से इन डिटेल समझा देंगे, एक फ्लो चार्ट का यूज करेंगे जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड है हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमारा लास्ट है, हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट टाइप है। NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम इसमें किसका यूज करते हैं, हम इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन का यूज करते हैं, जिसकी जो वेवलेंथ होती है 10⁶ से 10�7 होती है।
ये हमारा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ मेथड यूज टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हमें किसी अपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है तो हम किसका यूज करेंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे, स्पेशली टू नो वेयर हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हम सबसे मेन जो इसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम को आइडेंटिफाई करने में कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, कहाँ पर प्रेजेंट है। अब कैसे होता है हमारा? इट टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। अब जो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम यूज करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का हम यूज करते हैं। जो हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के बीच में हमारी लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ होती है, उसको हम एब्जॉर्ब कराते हैं अपने मॉलिक्यूल पे। अब इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? अगर हम इसकी बात करें वेवलेंथ की, तो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 10⁶ to 10⁷ माइक्रोमीटर। इसके बीच में हमारी रेडियो वेव जो है वो मिलती हैं। उसकी वेवलेंथ इतनी होती है कि अगर हम इस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे, इस वेवलेंथ की लाइट को डालेंगे अपने मैटर के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी। अब हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि हम ये जो हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। सम एटम्स लाइक हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक टिनी मैग्नेट। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन जो है इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमारा क्या करता है? टिनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। व्हेन अ सैंपल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दीज न्यूक्लियाई अलाइन देमसेल्फ। अगर हम क्या करेंगे? एक सैंपल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, उसके पास रख देंगे, तो जो न्यूक्लियाई है उसकी वो अपने आप को अलाइन कर लेगी। व्हेन रेडियो वेव्स आर पास, फिर हम उससे क्या करेंगे? उस सैंपल से हम रेडियो वेव्स को पास करेंगे तो क्या होगा? हमारा न्यूक्लियाई जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, तो क्या होगा? आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी दे रिटर्न बैक एंड गिव अ सिग्नल। हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो वापस चली जाएगी, तो वो हमें क्या देगी? वो हमें एक सिग्नल देगी। दिस सिग्नल फॉर्म एन एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे सिग्नल क्या करेंगे? ये एक एनएमआर स्पेक्ट्रम को फॉर्म कर लेंगे। डिफरेंट हाइड्रोजन गिव डिफरेंट सिग्नल। अलग अलग हाइड्रोजन अलग अलग सिग्नल देंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं क्या है। ये हमारा सैंपल है, हमें पता है इसमें हमारे प्रोटॉन्स होंगे। हम क्या करेंगे? इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पास रखेंगे, तो क्या करेंगे? इसमें जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? अपने आप को अलाइन कर लेंगे। इसकी न्यूक्लियाई एक अपने आप को अलाइन कर लेगी, तो वो क्या करेंगे? जब हम इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो वो क्या करेगा? अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाएगा। और पहले वो यहाँ पे था, फिर जब उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी आके, तो फिर वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो इनके बीच की जो एनर्जी होगी उसे कहेंगे डेल्टा ई। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस के हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन के डिफरेंट टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी को डालते हैं अपने मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो क्या बताता है? हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बता देता है। इट टेल्स अस वेदर हाइड्रोजन इज इन। ये हमें ये बता देता है कि हमारा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप में है, CH2 में है या CH ग्रुप में है। हमारा जो हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये स्पेसिफिक हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बता देती है। नेक्स्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम फंक्शनल ग्रुप को भी डिटेक्ट करने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ग्रुप। हम ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि OH, NH या CHO या ऐसे ही और ग्रुप का हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हमें ये डिफरेंस बता सकता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या फर्क होता है। अब ये हमारा क्या क्या होते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं कि ये हमारे कौन से आइसोमर्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सब क्या होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा क्या क्वेश्चन आ जाता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल बताओ, इसके एप्लीकेशंस बताओ, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है?
वो कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर जो है वो भी उनका सेम है, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम है, लेकिन अगर हम उन्हें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उनसे पास कराएंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट या फिर राइट, मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। उन्हें क्या कहते हैं, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। When two or more compounds having same molecular formula, same structural formula, same physical and chemical properties, except their behavior towards plane polarized light, are called optical compounds, and this phenomena is called optical isomerism. दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन जब हम उनसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं तो वो क्या करेंगे, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा उसके टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उनका बिहेवियर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उनको क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम ऑप्टिकल कंपाउंड्स, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टाइप देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, इसको प्लस आइसोमर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हमें पता है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होने वाली है, लेकिन क्या होगा, उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो जो बिहेवियर है, जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे उस कंपाउंड से, अगर वो उसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, तो उसको क्या कहेंगे, हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, दे आर optical isomers that rotate plane polarized light towards the right side and in clockwise direction। ये क्या करेगा, ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट कर देगा। अब हम देखते हैं इन्हें, हम जो हमारा होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और डी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम स्मॉल डी से या फिर प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, अब हम देखते हैं कैसे होता है, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स को। हमारा लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सन से हमें लाइट मिल रही है, हम उसको निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे। निकोल प्रिज्म क्या करेगा, ये हमारा जो सन है ये हमें 7 लाइट देगा, ये 7 में से 6 लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक लाइट को इमिट करेगा। वो एक लाइट को इमिट करेगा मतलब सिर्फ उसमें सिंगल लाइट होगी, मतलब वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। तो वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास कराएंगे। जब ये लाइट हमारे इस सॉल्यूशन से पास होगी तो ये क्या करेगी, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगी। जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगी तो वो क्या कहलाएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स कहलाएंगे। डी आइसोमर्स या पॉजिटिव आइसोमर्स भी हम इनको बोल सकते हैं। सेकेंड हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स का पार्ट है लिवियो रोटेटरी आइसोमर्स। लिवियो रोटेटरी क्या होते हैं, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो वो क्या होंगे, लिवियो रोटेटरी आइसोमर्स होंगे। लिवियो रोटेटरी आइसोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स that rotate plane polarized light towards the left side or in anti-clockwise direction। या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट कर देंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय माइनस और स्मॉल एल। इनको हम लिवियो रोटेटरी आइसोमर्स को माइनस साइन से और स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अब हमारा क्या है, इसको भी हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे हमें लाइट मिल रही है सन से हमें 7 लाइट मिलेगी, हम उसको निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे। ये 6 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एक लाइट को एमिट करेगा। वो जो लाइट एमिट होगी वो क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, सिर्फ उसमें एक लाइट ही प्रेजेंट होगी। फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करेंगे। जब हम उसको ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। अगर उसने उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो वो हमारे कौन से आइसोमर्स होंगे, वो हमारे लिवियो रोटेटरी आइसोमर्स होंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारा ये था। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब कोई तो कंडीशन होती होगी कि हमारा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकल एक्टिव, किसी कंपाउंड को, किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन होती है। सबसे पहला होता है हमारा, उसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। फिर है हमारा जो इमेज होती है, वो जो हमें 2 इमेज मिलती है वो क्या होती है, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल कंटेन एटलीस्ट वन
कार्बन एटम, वन कायरल कार्बन एटम। अगर जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके पास एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन, OH, COOH या CH3। अब चारों जो इसमें लगे हुए हैं ये चारों डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, ये कायरल कार्बन होगा। ठीक है, तो हमारे कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड है हमारा द मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। जो हमारी मिरर इमेज है कंपाउंड की वो क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब कि अगर हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दें तो हमें पता चल जाए ये अलग है और ये अलग है। एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के ऐसे ना लगे कि ये दो लेयर्स रखी हुई हैं। जैसे कि हमारा लेफ्ट और राइट हैंड होता है, अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारा ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो हमारा थंब है ये इधर की साइड, ये इधर की साइड चला गया, तो दोनों क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ऐसे ही हमारे क्या होनी चाहिए, जो उसकी मिरर इमेजेस होनी चाहिए वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। ठीक है, द मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। कंपाउंड हैविंग वन कायरल कार्बन एटम, वन कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, मतलब उसकी चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट है, ठीक है। फिर हम उसकी बना के देखेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, ये इधर वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। जब भी आ जाएंगे, अगर हम इसके ऊपर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, अगर हम H के ऊपर OH रखेंगे तो हमें साफ दिखेगा, और इधर OH के ऊपर H रखेंगे वो भी साफ दिखेगा, तो हमें पता चल जाएगा ये दोनों अलग अलग हैं। ये क्या हो जाएंगी, इसकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगी। तो एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन हमारी ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, द कंपाउंड डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड के पास कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। वो कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं हम उनको देखने वाले हैं, और वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो हमारे एग्जाम में हर बार आते हैं। ठीक है, सम कंपाउंड्स हैविंग नो कायरल कार्बन एटम बट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू देयर ओवरऑल अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कोई भी सिमेट्री नहीं रखता, और जब हम उनकी मिरर इमेजेस बना के देखते हैं वो भी कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, सबसे पहला है हमारा एलीन। एलीन क्या है, एलीन अगर हम कार्बन के साथ जो है लगातार हमारे पास 2 डबल बॉन्ड मिल जाए, ठीक है, हमें 3 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट मिल जाए, उनको हम क्या कहते हैं, एलीन। एलीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का यहाँ क्या मतलब है, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जहां पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन कैरेक्टराइज्ड बाय 2 एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और कितने होने चाहिए, 2। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कि हमारे पास कितने कार्बन कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ये हमारा एलीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी ये ऑप्टिकल एक्टिव की बात ही नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ ये समझा कि एलीन क्या होता है। अगर हमें इसे ऑप्टिकल एक्टिव करना है तो क्या करना होगा, ये जो हमारी चारों वैलेंसी है ये क्या होनी चाहिए, इसमें डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे होने चाहिए। Some aliens having different atoms और group of atom at terminal carbon atom, ये जो हमारा टर्मिनल कार्बन एटम है ये दोनों, इनके पास कैसे ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ड्यू टू देयर ओवरऑल एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, तो हमारा जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा, और इनकी जो मिरर इमेजेस मिलेंगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, तो फिर क्या होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं, ये हमें डी आइसोमर और एल आइसोमर दिया हुआ है, इसमें हमने हाइड्रोजन OH CH3 COH लगाया हुआ है, इधर CH3 COH, अगर हमने इसकी मिरर इमेजेस बनाई ऐसे करके इसको उल्टा कर दिया, जब हम इसे उल्टा करेंगे तो हमें CH3 इधर मिलेगा, COH इधर मिलेगा, H इधर और OH इधर। आज हम इसे इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो H के ऊपर CH3 आएगा, OH के ऊपर COOH आएगा, COOH के ऊपर OH आएगा और CH3 के ऊपर H आएगा, तो
तो मतलब मिरर इमेजेस क्या हुई, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गए। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये भी एसिमेट्रिक हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे। इसके पास कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन फिर भी ये क्या हो गए, ऑप्टिकल एक्टिव हो गए। तो सबसे पहले एग्जांपल हमने क्या देखा, एलिन। सेकंड हम देखते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्पायरो कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें हमारे बेंजीन रिंग होती है और वो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है, एक कार्बन से बेंजीन रिंग, फिर दूसरे कार्बन से दूसरी बेंजीन रिंग, ऐसे करके जुड़ी हुई होती है। स्पायरो कंपाउंड्स और बाइसाइकल कंपाउंड्स, ये बाइसाइकल कंपाउंड्स होते हैं इन विच टू रिंग्स आर जॉइंड टुगेदर थ्रू अ सिंगल कार्बन बॉन्ड, सिंगल कार्बन एटम। इसमें क्या होता है, बाइसाइकिल का मतलब क्या होता है हमारा, एटलीस्ट दो कंपाउंड हमारे होने चाहिए, दो हमारे पास बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो हमारा क्या है, एक बेंजीन रिंग, ये हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन से दूसरी जुड़ी हुई है, दूसरी रिंग जुड़ी हुई है, फिर इधर वाले कार्बन से तीसरी रिंग जुड़ी हुई है। इसी तरीके से एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। ये हमारे स्पायरो कंपाउंड्स होते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, ये जो हमारे टर्मिनल कार्बन है इसकी जो वैलेंसी है, अब हमें पता है कार्बन के पास, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 तो इसने बनाई हुई है, लेकिन ये जो 2 है बाकी बची हुई, इस पे टर्मिनल कार्बन एटम पे हमारे जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम हो वो क्या हो, डिफरेंट होने चाहिए, जब भी वो क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। Some spiro compounds having different atom or group of atom at terminal carbon atom are optically active due to their asymmetric structure and non-superimposable mirror image। वो स्पायरो कंपाउंड जिनके जो टर्मिनल कार्बन है उस पे जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है वो डिफरेंट होंगे, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से या उनकी जो मिरर इमेजेस है वो कैसी हो जाएंगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसका वो लिखना चाहते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो आप जो ये जो टर्मिनल थे इस पे कोई भी अलग अलग तरीके के ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच करके लिख सकते हैं। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है बाइफिनाइल डेरिवेटिव। बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स क्या है, जब हम फिनाइल रिंग जो है उसको एक सिंगल बॉन्ड से दोनों को ज्वाइन कर देंगे। द कंपाउंड इन विच टू बाइसाइकिल फिनाइल रिंग आर ज्वाइंट बाय अ सिंगल बॉन्ड। ये किससे ज्वाइन है, सिंगल बॉन्ड से। इसे हमें ध्यान रखना है। अभी हमने स्पायरो कंपाउंड में क्या देखा था, ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ी हुई थी, इसमें डायरेक्टली कार्बन से नहीं जुड़ी हुई, इसमें क्या है, हमारा सिंगल बॉन्ड बीच में प्रेजेंट है। ये एक फिनाइल रिंग और बीच में क्या है, हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमारा क्या है, अगर हमें इसे ऑप्टिकल एक्टिव कराना है तो हमें इसकी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। अगर ये इसकी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं हुई तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहेगा। अब हम जो है इसकी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, अब हम इस पे जो है ग्रुप को अटैच करेंगे, इसके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप को अटैच करेंगे। Some bifinal compounds having different atom or group of atom are called optically active due to their overall asymmetric structure and non-superimposable mirror image। अगर हम बाइफिनाइल कंपाउंड पे जो है डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच करेंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? अपने ओवरऑल एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की वजह से। जैसे कि अब हम इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाएंगे, SO3H और SO3H। अगर हम इसकी मिरर इमेज बना दें ऐसे करके, ये ऐसे चला जाएगा, तो SO3H एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की वजह से और इसका स्ट्रक्चर में कहीं भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो ये हमने 3 एग्जांपल्स देखे जिनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं था, बट फिर भी वो क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव थे। कौन कौन से देखे थे, सबसे पहले एलीन था, स्पायरो कंपाउंड, देन बाइफिनाइल डेरिवेटिव। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से करके जाएं। इसी के साथ हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म होता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें भी हमारे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो अरेंजमेंट होती है उसके अलावा जो हमारी अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। When 2 or more compounds having same molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atoms or group of atom along carbon double bond carbon।
आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलॉन्ग वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। उन आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलेंगे। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के टाइप। क्या हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितने तरीके के होते हैं? जनरली हमारे पास दो तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे जो सेम ग्रुप है वो हमारे एक ही साइड आ जाएंगे, उसको बोलेंगे हम सिस आइसोमर्स। और जब हमारे जो सेम ग्रुप है वो हमारे अपोजिट साइड आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन विच सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम है उसकी दो वैलेंसी तो पूरी हो गई है, लेकिन जो उसकी दो वैलेंसी बाकी बची हुई है उसमें हमारे पास दो एटम सेम होंगे। जो दो एटम सेम होंगे अगर वो सेम साइड प्रेजेंट हो गए तो हम उसको क्या कहेंगे, सिस आइसोमर्स बोलेंगे। जैसे कि हमारा कंपाउंड ये हमारा बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसमें हमारा ए और ए ये हमारा सेम है, ये हमारा सेम साइड प्रेजेंट है, और बी हमारे ये दोनों भी सेम साइड प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिस आइसोमर्स बोलेंगे। अब जो हमारा की पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि सेम साइड, तो आपको अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ये चीज इंक्लूड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी डेफिनेशन में कि हाँ वो जो हमारे एटम है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम साइड प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली इसका जो हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा जो टाइप है वो है हमारा ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिनका जो मतलब सेम एटम या सेम ग्रुप ऑफ एटम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपोजिट साइड प्रेजेंट होता है। किसके अलॉन्ग, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलॉन्ग। जैसे कि ये हमारा बना हुआ है स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दो हमारी वैलेंसी कंप्लीट है, दो वैलेंसी हमारी बची है। अब अगर हमारा ये जो ए और ए सेम है, ये हमारे कहाँ है, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। सिमिलरली बी और बी जो है ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के टाइप थे। अभी जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के टाइप देखे थे, सिस और ट्रांस, इसमें क्या था, इसमें एटलीस्ट हमारे पास दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जब भी हम पता लगा पाएंगे कि ये सिस है या ट्रांस है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है कि जो हमारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसकी जो चारों वैलेंसी है ये डिफरेंट हो, इस पर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड है वो क्या हो, डिफरेंट हो जाए। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कौन से टाइप है? तो इसके लिए आया हमारा EZ आइसोमर्स। EZ आइसोमर्स क्या है? EZ आइसोमर्स इज अ टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही टाइप है, इन विच और फोल्ड कार्बन एटम अटैच टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आर डिफरेंट। जो कि हमारा एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, इसकी जो चारों वैलेंसी, ये जो हमारा ये कार्बन है इसकी दो वैलेंसी बच रही है और इस कार्बन की दो वैलेंसी बच रही है, ये चारों डिफरेंट हो जाए तो हम EZ आइसोमर्स का यूज करके बताएंगे कि कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का टाइप है, क्योंकि हम सिस और ट्रांस इसमें नहीं बता पाएंगे, हमारा जो कार्बन की वैलेंसी है वो चारों डिफरेंट हो गई है। ठीक है, अब ये जो E है और ये जो Z है इनका क्या मतलब है? पहले Z का पूरा नाम क्या है, ज्यूसामिन। ज्यूसामिन का मतलब होता है टुगेदर। E है हमारा एंटीजन का मतलब होता है अपोजिट। अब हम देखते हैं ये क्या क्या होता है। E आइसोमर्स क्या होता है? एंटीजन मीन्स अपोजिट। एंटीजन का मतलब क्या होता है, अपोजिट। विच मीन जो हमारा प्रायोरिटी ग्रुप है, जो हमारा प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, अपोजिट साइड। जैसे कि हमने ट्रांस आइसोमर्स में क्या देखा था, जो हमारे सेम ग्रुप थे वो अपोजिट साइड प्रेजेंट थे। इसमें सेम ग्रुप तो नहीं है, लेकिन जो हम प्रायोरिटी देंगे ग्रुप को, ये प्रायोरिटी कैसे देंगे ये हमारी सेकेंडरी बात है कि हम कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। तो प्रायोरिटी ग्रुप अगर हमारे अपोजिट साइड आ जाते हैं तो हम उनको E आइसोमर्स बोलेंगे। और Z आइसोमर्स क्या है, ज्यूसामिन मीन्स ऑल टुगेदर, मतलब सब एक साथ। जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ होंगे, सेम साइड प्रेजेंट होंगे, सिस आइसोमर्स की तरह। सिस आइसोमर्स में जो हमारे सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम थे वो कहाँ थे, सेम साइड प्रेजेंट थे। इसमें हमारे प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम साइड प्रेजेंट होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलॉन्ग। ठीक है, ज्यूसामिन मीन्स ऑल टुगेदर व्हेन सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट एट सेम साइड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा EZ आइसोमर्स क्या होता है।
ये हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के अलोंग जो है 2 वैलेंसी इसके पास है, 2 वैलेंसी इसके पास है, चारों जो है चारों वैलेंसी हमारी डिफरेंट एटम है, हमारे चारों वैलेंसी पर डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स का नहीं बता सकते, लेकिन हम EZ आइसोमर्स का बता सकते हैं। अब EZ आइसोमर्स को कैसे हम बताते हैं, हम ऐसे करके इसको ब्रेक कर लेंगे डबल बॉन्ड के अलावा, ठीक है। इसको और इसको देखेंगे और इसको देखेंगे साथ में। हम इनका एटॉमिक मास लिखेंगे, जो हमारा सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अगर हम बात करें कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। हम बात करें हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, कार्बन का क्या होता है 12। अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो पहली प्रायोरिटी इसे जाएगी जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, दूसरी प्रायोरिटी उसे जाएगी जिसका एटॉमिक मास कम है, मतलब सेकंड प्रायोरिटी इसको जाने वाली है। अब हम इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी जाएगी हमारे इसको, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 16 है। और कंपेयर करेंगे अगर हम कार्बन से, कार्बन का कितना है 12, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी वो कहाँ चली गई, अपोजिट। ये पहली प्रायोरिटी ये रही, ये दूसरी प्रायोरिटी ये रही। अगर हम सेकंड प्रायोरिटी की बात करें वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हमारा अपोजिट का मतलब क्या था, हमारा E आइसोमर। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें क्या है, E आइसोमर है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल अपना। सेकंड एग्जांपल में हमारा क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के अलोंग देखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे, हमें पता है 1 होता है। कार्बन का लिखेंगे, कार्बन का हमारा 12 होता है। इधर ऑक्सीजन का लिखेंगे, ऑक्सीजन का हमारा 16, देन कार्बन का हमारा 12। प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी हम किसे देंगे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको 1 देन 2। इधर देखेंगे तो हम सबसे पहले इसको दी जाएगी और सेकंड नंबर पे इसको दी जाएगी। प्रायोरिटी नंबर 1 के जो हमारे एटम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, सेम साइड प्रेजेंट है। जब हमारे सेम साइड प्रेजेंट है और हमारा प्रायोरिटी 2 के भी कहाँ प्रेजेंट है, सेम साइड। जब हमारे सेम साइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, हम Z आइसोमर बोलते हैं। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें हम पूरे का मास नहीं देखते कि आप कार्बन का फिर ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का मिक्स करते ऐड करते चले जाएंगे। हमको क्या करना है, जो डायरेक्टली अटैच है एटम, हमारा कार्बन अटैच है तो सिर्फ हम इसका देखेंगे, हमें और से किसी से भी मतलब नहीं है। सिमिलरली जैसे हमारा OH ग्रुप है, हम ऑक्सीजन का देखेंगे, हम हाइड्रोजन का नहीं देखेंगे। जो हमारा सिंगल जो हमारा बॉन्ड है उससे डायरेक्टली अटैच है, सिर्फ हमें उससे मतलब है, और आगे कितने भी प्रेजेंट है हमें उनसे मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कार्बन। इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हमारा कार्बन की जो है हमारा कितना है 12। सिमिलरली इधर देखेंगे क्या हमारा है 12, फिर इधर भी हमारा 12 आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 16। अब मेरे को पता है यहाँ पे मेरी वैलेंसी सेम हो गई है। सेम वैलेंसी के बाद मैं देखूंगी यहाँ पे मेरे को 16 मिलने वाला है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 3, तो एक का एक ही होगा, तो हम पहली प्रायोरिटी देंगे इसको, दूसरी प्रायोरिटी देंगे इसको। सिमिलरली इसमें हम पहली प्रायोरिटी इसको देने वाले हैं और दूसरी देने वाले हैं हम इसको। तो हमारी पहली प्रायोरिटी कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम साइड प्रेजेंट है। दूसरी प्रायोरिटी दूसरी साइड प्रेजेंट है, तो हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो एक दूसरे के सेम साइड पर प्रेजेंट है। जब हमारी प्रायोरिटी सेम साइड पर प्रेजेंट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको E आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये 3 एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि हमारा E और Z आइसोमर्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कायरल ड्रग्स। नाम से ही समझ आ रहा है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, कायरल मतलब वो मेडिसिन का जो हमारा कंपाउंड है उसमें जो हमारा कार्बन है वो कैसा होगा, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, कायरल ड्रग्स आर मेडिसिन हुज मॉलिक्यूल्स आर कायरल, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कायरल होंगे। एंड देयरफॉर एग्जिस्ट इन 2 मिरर इमेजेस फॉर्म। अभी हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि अगर हमारा कंपाउंड कायरल होता है तो हमारा उसकी मिरर इमेजेस बन जाती है, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इवन दो बोथ फॉर्म्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, हमें पता है जब 2 फॉर्म बनेंगे उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होने वाला है क्योंकि वो कंपाउंड ही सेम था। बट दे कैन एक्ट डिफरेंटली इन बॉडी, लेकिन हमारे बॉडी में जाके जो वो एक्ट करते हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा थैलिडोमाइड। ये थैलिडोमाइड क्या होता है, इसके दो इनैंशियोमर्स होते हैं। एक इनैंशियोमर्स हमारा क्या करता है, सेडेटिव, और दूसरा इनैंशियोमर्स क्या करता है, ये तो हमारा पॉजिटिव में हो गया। दूसरा क्या है हमारा, बर्थ डिफेक्ट। इसकी वजह से हमें बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें जो है सही इनैंशियोमर्स का चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कायरल ड्रग्स क्या होती है, वो ड्रग्स होती है, मतलब वो मेडिसिन होती है जिसमें हमारा कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी मिरर इमेजेस मिलती हैं। और मिरर इमेजेस हमें दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। दोनों फॉर्म देखने में सिमिलर होती हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी में जाके दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं। सेकेंड है हमारा इबोप्रोफेन। इबोप्रोफेन क्या है, एक इनैंशियोमर इसका पेन रिलीफ में होता है, काम करता है हमें जो है पेन से रिलीफ दिलाता है। सेकेंड इनैंशियोमर जो होता है वो इनएक्टिव होता है, मतलब हमारी बॉडी को वो इनएक्टिव कर देता है, हम एक्टिव नहीं रह पाते, मतलब बहुत ज्यादा सुस्ती आती है, ये सब कर देता है। तो ये हमारा पॉजिटिव में हो गया, ये हमें नेगेटिव होगा। तो हमें सही इनैंशियोमर्स का चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हमारे एडवांटेजेस, ये हमारे कायरल ड्रग्स की क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला क्या है, फीवर साइड इफेक्ट। अगर हम बहुत ध्यान से चूज करेंगे अपना इनैंशियोमर्स, बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा, तो हमें साइड इफेक्ट के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। लोअर डोज रिक्वायर्ड, जब हम बिल्कुल करेक्ट मेडिसिन लेंगे तो हमें डोज भी कम लेनी पड़ेंगी उसकी। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, सही मेडिसिन होगी तो वो टॉक्सिक भी नहीं होगी, जब हम उसका यूज कम करेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इम्प्रूव ड्रग डिजाइन, जब हमारे ड्रग डिजाइन होगी हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बहुत ध्यान से डिजाइन करेंगे, क्योंकि दो इनैंशियोमर्स बिल्कुल सेम है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब चीजें सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, तो वो हमारे ड्रग डिजाइन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ये हमारे एडवांटेजेस है कायरल ड्रग्स की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या आया हुआ है AKTU 2022-23 में आया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन व्हाट आर कायरल ड्रग्स। अभी हमने देखा कायरल ड्रग्स क्या होती हैं, गिव एग्जांपल ऑफ कायरल ड्रग्स। कायरल ड्रग्स से आपको एग्जांपल देने थे। अभी मैंने आपको बताया था थैलिडोमाइड और इबोप्रोफेन। आप इन दोनों एग्जांपल को अच्छे से लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि एक इनैंशियोमर हमारा दिक्कत कर देता है, दूसरा जो है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो हमें सही ड्रग को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट से अलग ये हमारे क्वेश्चन PYQs में आए हुए हैं। इसके साथ आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे इन क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन क्या है हमारा, एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हैविंग इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वेयर एज कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन गिविंग प्रॉपर रीजन। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा AKTU 2023-24 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। ये कह रहा है कि क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड अगर हमारे इवन होते हैं तो वो हमारा कंपाउंड जो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन अगर हमारी जो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है ये हमारे ऑड हो जाते हैं तो हमारा जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको प्रॉपर रीजन के साथ बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड क्या होता है। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि जो हमारे डबल बॉन्ड है वो मतलब कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होने चाहिए, एक के बाद एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फिर हमारा सिंगल बॉन्ड आ गया फिर डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे नहीं है। हमारे कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हमारे कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल देखा था एलीन में हमने क्या देखा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कंपाउंड में हमारे दो क्या थे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे। तो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, दो मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे हमारे एलीन में। सेकंड है हमारा ब्यूटाट्राइन में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब चार हमारे पास कार्बन है, उनके चारों के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनना है 3 बॉन्ड बनेंगे और तीनों बॉन्ड में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब 3 डबल बॉन्ड है हमारे, मतलब 3 मतलब हमारा ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। आपको पहले ये चीज एक्सप्लेन करनी होगी। सबसे पहले क्या था हमारा इवन नंबर ऑफ, अगर हमारा क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है
तो हमें इस क्वेश्चन ने क्या बताया था कि वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। हमने देखा एलिन के पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 मतलब E1 के, इसके पास E1 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पता है हमारा सेंटर एटम है। सेंटर एटम जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं, हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट करते हैं, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। अगर जैसे मेरा डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, तो सिग्मा पाई और ये मेरा सिग्मा और ये पाई को हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करते, तो हम सिग्मा को काउंट करेंगे sp। तो हमारी इसकी जो सेंटर कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। और अगर मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाती है तो मेरा पाई बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये दोनों ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर प्लेन में लाइन करने लगेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द कार्बन एटम हैज sp हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या है, द 2 पाई बॉन्ड्स लाई इन परपेंडिकुलर प्लेन, दोनों जो हमारे पाई बॉन्ड है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रहे हैं। इफ द एंड कार्बन हैव डिफरेंट ग्रुप्स, अब ये जो साइड वाले कार्बन है, टर्मिनल कार्बन है, इनकी 2 वैलेंसी तो हमें पता है पहले से ही है, 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, लेकिन इसके 2 बॉन्ड अभी खाली हैं। तो अगर हमने इस पे जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाए वो डिफरेंट लगा दिए तो क्या हुआ, द मॉलिक्यूल बिकम नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, दैट मीन्स इट इज कायरल। अगर हमने इसकी जो टर्मिनल कार्बन एटम से इसकी वैलेंसी को अलग अलग एटम से फिल किया तो हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेजेस होंगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कायरल हो जाएगा। अब हमें पता है कायरल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। तो हम ये बात लिख सकते हैं, एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड विद इवन नंबर ऑफ क्युमुलेटिव डबल बॉन्ड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ था कि जो हमारा ये कंपाउंड है इसके पास एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। तो हमें पहले से ही पता था कि जो टर्मिनल कार्बन है इसके पास जो हमारी वैलेंसी बाद की फिल होने वाली है वो जो होंगी वो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से ही फिल होंगी। तो अगर हमारी डिफरेंट एटम से फिल होंगी तो वो हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और कायरल कंपाउंड बन जाएगा। कायरल कंपाउंड क्या करते हैं, हमारे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं कि एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो होते हैं अगर उनके पास इवन नंबर ऑफ क्युमुलेटिव डबल बॉन्ड होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगे। तो हमने केस नंबर 1 इसका देख लिया कि हमारा केस नंबर 1 क्या था। अब हमारा केस 2 पे देखते हैं, केस 2 क्या है, ऑड नंबर ऑफ क्युमुलेटिव डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो मतलब ऑड नंबर में प्रेजेंट है, 1 हो 3 हो, इस तरीके से, 1 तो हो नहीं सकता, 3 5 इस तरीके से हो सकते हैं। अगर हमारे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या इससे ज्यादा हो तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। अभी हमने एग्जांपल देखा था ब्यूटाट्राईइन। ब्यूटाट्राईइन में हमारे कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो कंटिन्यूअसली है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है। इट हैज 3 डबल बॉन्ड, इसके पास क्या है, 3 डबल बॉन्ड्स है। पहली बात तो आप इसमें ये नहीं बता सकते कि हमारा जो सेंटर कार्बन एटम है वो कौन सा है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें तो हमारे पास दोनों है, हम दोनों में से ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारा सेंटर एटम कौन सा है। तो क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारे पाई बॉन्ड है वो हमारा सेम प्लेन में लाई करेगा। पिछली बार में क्या था, हमें सेंटर एटम मिल गया था तो उसकी वजह से हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई थी, तो हमारे जो पाई बॉन्ड थे वो परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करने लगे थे। इसमें हम यही नहीं बता पाएंगे कि हमारा सेंटर एटम कौन सा है, तो हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऑल पाई बॉन्ड्स लाई इन द सेम प्लेन, सो द मॉलिक्यूल इज प्लेनर। तो हमारा मॉलिक्यूल जो वो प्लेनर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी बॉन्ड ऐसा होगा ही नहीं कि वो दूसरे प्लेन में जाए, तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। तो इट कैन नॉट बी कायरल, तो ये हमारा कायरल तो नहीं होगा। अगर कायरल नहीं होगा तो हमें ये पता चल गया कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो होने नहीं वाला। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात। लेकिन हमें पता है इसमें पाई बॉन्ड हमको पता है कि क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं रोटेशन को।
बट इट हैज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अराउंड इसकी जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब रुकी हुई है। हमें पता है कि बस ये इतना ही रोटेट कर पाएगा, इससे ज्यादा ये रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ग्रुप कैन बी ऑन सेम साइड और अपोजिट साइड। ग्रुप या तो हमारे सेम साइड हो सकते हैं या अपोजिट साइड हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है? देयरफॉर सिस ट्रांस या EZ फॉर्म जो है वो हमारी पॉसिबल है। तो इसीलिए ये क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड विद ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जिनके पास ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। ये हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। आप इसको अच्छे से समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन AQ 2023-24 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज एट्रोप आइसोमेरिज्म? गिव एग्जांपल ऑफ कंपाउंड शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कंपाउंड। सबसे पहले हम देखेंगे एट्रोप आइसोमेरिज्म क्या होता है। एट्रोप आइसोमेरिज्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये एक टाइप होता है जो हमारा कब होता है? जब हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हमें पता है जो हमारी रोटेशन होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। रोटेशन के रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमें क्या मिलता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलता है। ठीक है, तो इसी में ये लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ? Etrop isomerism is a special kind of optical isomerism that happens because of restricted rotation. Restricted rotation की वजह से हमें एट्रोप आइसोमेरिज्म मिलता है अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, नॉट बिकॉज ऑफ अ कायरल कंपाउंड। इसमें कायरल कंपाउंड की कोई भी जरूरत नहीं होती कि हमें कायरल कंपाउंड देखना पड़े या जो भी है। सिर्फ हम क्या देखेंगे? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन देखेंगे। अगर वो रेस्ट्रिक्ट हुई तो वो क्या करेंगे? वो हमारे आइसोमर्स जो है वो एट्रोप आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अब हमें सेकंड पार्ट इसका क्या था? इसमें हमें बताना था कि वो कंपाउंड, हमें एग्जांपल्स देने थे उन कंपाउंड के जिनके पास कायरल कार्बन तो प्रेजेंट नहीं होता लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ये अभी हमने पीछे देखे थे, हमारा एलिन था, स्पायरो कंपाउंड्स थे या बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स थे। मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया था पीछे, तो आप उन सबको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। ये हमारे AQ 2024-25 में आया हुआ है। ये हमारा लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कैन अ मॉलिक्यूल बी कायरल इन वन एनवायरमेंट बट अकायरल इन अनदर? प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल। मतलब ये कह रहा है कि एक हमारा मॉलिक्यूल है, वो एक एनवायरनमेंट में तो कायरल हो जाता है लेकिन वो दूसरे एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है? अकायरल हो जाता है। हमें इसे बताना है, एक्सप्लेन करना है एक थ्योरेटिकल एग्जांपल के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखते हैं, हाँ ऐसा होता है। अ मॉलिक्यूल में लुक अकायरल, हमें एक मॉलिक्यूल वो अकायरल दिख सकता है जब वो फ्री हो, मतलब उसके ऊपर कोई कंपाउंड प्रेजेंट ना हो, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। बट बिकम कायरल व्हेन इट्स मोशन और शेप इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट जो है वो उसकी शेप को रेस्ट्रिक्ट कर दे, उसके मोशन को, उसके रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूल कायरल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूल एक एनवायरनमेंट में कायरल और दूसरे एनवायरनमेंट में अकायरल हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसके थ्योरेटिकल एग्जांपल की, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। एनवायरनमेंट का मतलब है कि हम कोई ऐसा बॉन्ड लगा दें, मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल लगा दें जो कि उसके रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे, किसी सॉल्यूशन में डाल दें या क्या कहते हैं उसे गैस फेज में डाल दें। ये हमारा एनवायरनमेंट का मतलब है। अब इसमें हम देखते हैं थ्योरेटिकल एग्जांपल। हम बात करें इसमें सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल की। हमने देखा था सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल क्या होता है। अगर हमारे दो बेंजीन रिंग एक सिंगल बॉन्ड से हमारे एक दूसरे से ज्वाइन हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं? बाइफिनाइल हो जाती हैं। केस नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारा एनवायरनमेंट फ्री है, मतलब उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा एटम नहीं लगाया हुआ है कि उसकी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे। इन फ्री एनवायरनमेंट बाइफिनाइल हैज 2 बेंजीन रिंग जॉइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया 2 बाइफिनाइल रिंग थी और वो किससे ज्वाइन है? वो एक सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है। अगर हम किसी मतलब गैसियस फेज की या सॉल्यूशन में मतलब लिक्विड फेज की बात करें
तो रिंग का रोटेशन जो है वो फ्री मूव करेगी रिंग, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकती है। जो उसकी फॉर्म होंगी, जो उसकी दोनों मिरर इमेज होंगी, वो क्या होंगी, इंटर कन्वर्ट होती रहेंगी एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी। लेफ्ट एंड राइट फॉर्म्स इंटर कन्वर्ट रैपिडली, देयरफॉर मॉलिक्यूल इज अकायरल। तो हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो अकायरल हो जाएगा। केस नंबर 2 क्या है, अगर हम जो उसकी मोशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, मतलब जो उसका एनवायरमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, वो रेस्ट्रिक्ट कौन से फेज में जाके होगा, वो सॉलिड स्टेट में जाके होगा। अगर हमारा जो स्टेट है वो गैसियस है या वो लिक्विड है, तो उसमें हम उसके जो रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगा सकते। अगर हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे वो कौन से उस फेज में लगाएंगे, वो सॉलिड फेज में लगाएंगे। क्या करेंगे हम उसके ऊपर, व्हेन बल्की ग्रुप आर एट ऑर्थो पोजीशन, हम इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेंगे, बल्की ग्रुप को लगा देंगे, तो रोटेशन क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, 2 मिरर इमेजेस फॉर्म, 2 मिरर इमेजेस बन जाएंगी और वो मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगी। मतलब जो दोनों मिरर इमेजेस होंगी वो क्या होंगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। तो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल था, एक एनवायरनमेंट में वो हमारा कायरल रहा और दूसरे एनवायरनमेंट में अकायरल हो गया। तो ये ही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, 4 ईयर्स के PYQs देखे, सबको कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।